हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज से हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस एग्जाम 2022 के लिए न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 8 प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। 8 दिन में मैं आपको कवर करवा दूंगा। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। सेट को आप पूरा लगाइए और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहले बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए, ये सीरीज दिया गया है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ए आएगा, फिर यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी हो जाएगा और फिर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए, ए बी, फिर ए डबल बी, फिर ए ट्रिपल बी, फिर ए और यहाँ पर 4 बी हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या आएगा, खाली जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हो जाएगा, देखिए सी, उसके बाद सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ पर जी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ओ के बाद क्या है, एम एन ओ पी क्यू दिया गया, यानी कि एक का गैप है। फिर क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी, भी के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर डब्लू हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। तो जी डब्लू एक्स जो होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन वेद जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे नया अगर पूछा जाए, सबसे नया वेद, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सबसे बाद में यह वेद आया। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसका अनुसार अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ये जो है अशोक का जो 13वां शिलालेख है फ्रेंड्स, उसी में कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और इसी में जो है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम 7वां शिलालेख की बात करते हैं तो 7वें शिलालेख में अशोक की धर्म यात्राओं का विवरण है, धम्म यात्रा कह सकते हैं। चौथे शिलालेख में यहाँ पर देखिए, चौथा शिलालेख जो दिया गया है इसमें भेरी घोष, इसमें भेरी घोष यहाँ मैं लिख देता हूँ, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाने की घोषणा है। 5वां शिलालेख जो है फ्रेंड्स, इसमें अशोक के द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने की जानकारी मिलती है। तो सबको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राचीन काल में मंदिर निर्माण की दक्षिण भारतीय शैली नहीं थी। यहाँ पर आप दक्षिण को जब हटा लेंगे तो ये प्रश्न ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। कौन सी प्राचीन काल में मंदिर निर्माण की भारतीय शैली नहीं थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो मथुरा शैली थी, मथुरा शैली यह मंदिर निर्माण की शैली नहीं थी, बल्कि यह एक कला शैली थी। बाकी सभी देखिए, नागर शैली ये उत्तर भारत में प्रचलित थी, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में इसका प्रयोग होता था, और बेसर शैली जो है ये दक्षिणापथ के कुछ मंदिरों में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण हुआ और इस शैली को बेसर शैली कहा गया। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सप्तकोश के अनुसार सही क्रम की पहचान करें। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फ्रेंड्स इसको आप अरेंज कर लीजिएगा। मैं सीधे आंसर बता देता हूं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 4। उसके बाद देखिएगा कि सल्तनत प्रशासन में दीवाने वकूफ नामक नए विभाग की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो देखिए, दीवाने वकूफ की स्थापना दीवाने बिजारत के अधीन आय और व्यय के कागजातों की देखभाल के लिए किया गया था। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। राइट आंसर जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मिथिला के पंजीकारों का एक वर्ग निम्न में से किसके शासनकाल में संगठित हुआ था। मिथिला के शासक जो थे नान्यदेव, जो मिथिला के जो कर्नाट वंश था उसकी स्थापना इन्होंने किया था। और कर्नाट वंश का जो आखिरी शासक था हरिसिंह देव। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। इन्हीं के शासनकाल में पंजीकारों का एक वर्ग जो है संगठित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विलुप्त पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 8 दूना 16, त्रिक 24, 32, 40, 48। उसके बाद देखिए 56 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 28 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 64। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आईने अकबरी के रचयिता कौन था।
आईने अकबरी का रचयिता जो था ये अबुल फजल था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर अबुल फजल। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शिवाजी की कर व्यवस्था किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबार की कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो ये देखिए मलिक अंबार दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी ये दो कर जो थे शिवाजी के द्वारा लगाए जाते थे। चौथ कर जो था ये पड़ोसी मुगल या दक्कनी राजाओं से वसूला जाता था, जो आमदनी का 1/4 भाग होता था। और जो सरदेशमुखी होता था, इसका दावा करके शिवाजी महाराज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करते थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो यह लिपि विकसित गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। ठीक है, बाद में इस लिपि का प्रयोग बहुत ही तीव्र गति से हुआ, तो ये गुरु अंगद हो जाएगा। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि गुरु अंगद जो थे ये किस क्रम के सिखों के गुरु थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि मोबाइल को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी कोड में यहाँ पर देखिए TUMOR लिखा गया, उसको कैसे लिखा जाएगा। तो सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ किया क्या गया, थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ। देखिए मोबाइल यानी कि M में +13 किया गया है। ठीक है, तो ये कितना आया है, यहाँ पर Z आया है। उसी प्रकार यहाँ पर +12 किया गया है, उसी प्रकार आप यहाँ भी करके देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए रीजनिंग और मैथ के प्रश्न सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये लॉर्ड कैनिंग था उस समय 1857 में। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ पामस्टन था। और फ्रेंड्स यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह जफर थे। उसके बाद देखिएगा कि दिए गए काले मोटे शब्द में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इससे जो है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो इससे जो शब्द नहीं बनाया जा सकता है वो आपका हो जाएगा LIAR। ठीक है, लायर जो है ये आपको नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्यों, तो यहाँ पर इसमें R है ही नहीं कहीं। देखिए R इसमें नहीं है कहीं भी। चलो उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका में आयोजित धर्म संसद को किसने संबोधित किया था। तो फ्रेंड्स ये 1893 में हुआ था शिकागो में। ठीक है, और इसको संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी, 2 दिन पहले, और रविवार का दिन था, तो आने वाला कल क्या होगा। 2 दिन पहले पूछा गया है, यानी कि रविवार जब दिन था तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये दिन मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार कितना तारीख हो जाएगा, 11 तारीख हो जाएगा। अगला दिन आपसे पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स यह 12 नवंबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 12 नवंबर 2014 हो जाएगा। और दिन कौन सा हो जाएगा, तो यह बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 12 नवंबर 2014 यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बुधवार। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी यात्रा से हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 12 मार्च 1930 दिया गया। तो ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पर दांडी मार्च से ही जोड़ा गया है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और नीचे से आपको बताया गया है कि असत्य कथन इसमें से चुन करके बताना है। तो सबसे पहले हम तीनों कथन पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि पृथक बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये सही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में अपना मंत्रिमंडल गठित किया था, ये गलत दिया गया है। ध्यान से सुन लीजिए। देखिए 24 मार्च 1937 को बिहार के राज्यपाल ने श्री कृष्ण सिंह को अपना मंत्रिमंडल गठित करने को कहा था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। फलतः 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। तो यहाँ पर नीचे वाला देखिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 1 अप्रैल 1937 को अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। तो इस तरह से गलत पूछा गया, तो 2 और 3 गलत दिया गया है। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थीं। तो फ्रेंड्स ये कौन थी, तो फ्रेंड्स ये क्रांतिकारी थी। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, तो ये क्रांतिकारी हो जाएगा। उसके बाद देखिए चलती बस से कूदना खतरनाक है। चलती बस से कूदना खतरनाक है, बताइए तो ये किसके कारण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका गति जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि कोई वस्तु एक समान
चाल से सीधी सरल रेखा में चल रही है तो वह हमेशा चलते ही रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे। ठीक है, चलिए, तो ये गति का जड़त्व है। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है, किसी चालक का, सुचालक दिया गया है, किसी सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध एक विशेष तापमान पर स्थिर रहता है और चालक पदार्थ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 प्रतिरोध दिया गया। देखिए R1, R2 और R3 ये श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़े हैं कि R1 बड़ा है R2 से, फिर R2 बड़ा है R3 से। तो शक्ति का व्यय पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसमें मतलब किसमें अधिकतम होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो अधिकतम हो जाएगा शक्ति का व्यय वो आपको R1 में होगा। ठीक है, R1 में हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कैपेसिटर जोड़ने की सर्वोत्तम जगह कौन सी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रेरक प्रतिभार के सिरों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रंगीन टीवी में कौन से रंगों का मिश्रण रंगीन चित्र बनाता है? तो रंगीन टीवी में नीला, हरा और लाल रंग, ठीक है, प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ये 3 प्राथमिक रंग हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और यहाँ पर देखिए लाल, हरा और नीला ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एलिसा जांच संबंधित है। एलिसा जांच जो है यह संबंधित किससे है फ्रेंड्स? तो यह संबंधित है एड्स से। ठीक है, एड्स से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है कहाँ प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स ये रेफ्रिजरेटर में, उसके बाद AC वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, झाड़ बनाने में किया जाता है और जो कॉस्मेटिक्स हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूषित जल किस प्रकार शुद्ध होता है? दूषित जल को भौतिक उपायों से, रासायनिक उपायों से एवं जैविक विज्ञान उपायों से शुद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका इन सब के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिए गए प्रतिरोध में A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया, A और B के बीच। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों क्या हैं? समानांतर क्रम में हैं। तो अब इनको कैसे निकालेंगे? 1/3 + 1/3 + 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो राइट आंसर ये कितना आ जाएगा? ये 3/3 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि अब एक R इक्विवेलेंट जो आया वो 1 आ गया। अब देखिए ये अगर 1 आ गया तो यहाँ देखिए 3 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 + 1 यानी कि 4 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है? Q = होता है MS∆T। ठीक है, ये ∆T जो है ये डिफरेंस है टेम्परेचर का, स्पेसिफिक हीट है S। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मास दिया गया है 200 ग्राम। तो Q = MS∆T हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर M कितना दिया गया है? तो 2000 ग्राम दिया गया है, स्पेसिफिक हीट 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर चेंजिंग कितना हो जाएगा? तो 50 और 10 दिया गया, तो 50 - 10 यानी कि 40 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? अब देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 0 यहाँ पर है और 3 0 यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा? 80,000 कैलोरी हो जाएगा। तो देखिए 80,000 कैलोरी यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आई होप कि समझ गए होंगे आप। ध्वनि का वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये दाब का नहीं पड़ता है, आपको पता है। उसके बाद देखेंगे कि डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इनको। तो सेकेंडरी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर चिप में प्रयुक्त IC चिप सामान्यतः खाली स्थान दिया गया है कि बने होते हैं। तो IC चिप, इंटीग्रेटेड चिप जो होता है यह सिलिकॉन का बना होता है। किससे बनता है? सिलिकॉन से। उसके बाद देखिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क प्रयुक्त होता है। तो नाम से ही अब आपको पता चल गया, मैंने बता दिया, लोकल यानी कि स्थानीय क्षेत्रों के नेटवर्क के लिए। लंबे क्षेत्रों के नेटवर्क के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैंसर में किया जाता है डायलिसिस का। तो गुर्दे का कार्य करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर
डी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। डायलिसिस क्या है? तो कृत्रिम तरीके से रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करने की क्रिया है। उसके बाद देखिए पानी से होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन है? तो पानी से इसमें से कौन सा रोग हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। दूषित पानी से टाइफाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मलेरिया जो है यह मच्छरों से काटने से होता है और ये इसका कारण जो है ये प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, चलिए प्लेग जीवाणु से होता है, टीबी भी जीवाणु से होता है और ये टाइफाइड भी जीवाणु से ही होता है। इस जीवाणु का नाम क्या है? टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण पूछा गया। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीटली यानी कि पूर्णतः ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया है। इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जल का ऑक्सीकरण होता है। देखिए ऑक्सीकरण पूछा गया है। सीसा तत्व खाली स्थान दिया गया रासायनिक प्रतीक से व्यक्त होता है सीसा। तो फ्रेंड्स ये सीसा का इसमें सिंबल पीबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड चक्र सूचित करता है कि, अब सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए सभी ऑप्शन को। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र सूचित करता है कि मानव श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है और फिर हरे पौधों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम का सबसे ज़्यादा जो है पाया जाने वाला जो लवण है ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, NaCl है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से लुप्त पद क्या है? अब यहाँ पर लुप्त पद आपसे पूछा गया है। सीधे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान में जो है इसका किया जाता है क्लोरेला का। क्लियर है, क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग किया जाता है। यह भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और सूखने पर इसमें 45% प्रोटीन, 20% वसा और 20% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9:16। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अम्ल वर्षा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे, अन्यथा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होता है? एसिड रेन जो होता है ये SO2 और NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से एक का प्रयोग किया जाता है। तो उत्कृष्ट धातु को क्या होती है? तो वे धातु होते हैं जो जल, ऑक्सीजन इत्यादि से क्रिया नहीं करते हैं। इनको घोलने के लिए एक्वेरेजिया, ठीक है, एक्वेरेजिया यानी कि 3 भाग इसमें क्या होता है? 3 भाग इसमें HCl होता है और 1 भाग इसमें क्या होता है? HNO3 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक्वेरेजिया हो जाएगा। तो एक्वेरेजिया देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? तो रिएक्टर शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या है? तो यहाँ पर देखिए आधान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। किस प्रकार से? तो फ्रेंड्स यह किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जा सकता है, सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रतिरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि पीड़कनाशी के रूप में DDT का, ठीक है, DDT का प्रयोग की हानि आपसे पूछा गया है। तो DDT का प्रयोग जो है इसकी हानि क्या है? खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में इसका सांद्रण बढ़ता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण इसका नहीं होता है और ये एक फूड चेन से दूसरे में पहुँच जाता है, फूड चेन श्रृंखला में जो एक स्तर से दूसरे स्तर में। उसके बाद देखिएगा कि ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो थर्मोकपल का। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ये तस्वीर दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा गेट है?
तो सीधी सी बात है ये नॉर गेट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कौन गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमा को व्यक्त करता है। तो फ्रेंड्स जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जी का हो जाएगा आपका जी इक्वल टू हो जाएगा mf/r², ये जो दूरी का है दूरी का स्क्वायर है। उसके बाद m1 × m2 यानी कि मास है। अब देखिए f इक्वल टू क्या होता है, तो f इक्वल टू ma होता है, ये फोर्स है तो मास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो इसका हम चलिए फोर्स का लिख लेते हैं सबसे पहले। तो फोर्स का तो आपको डायमेंशन पता है mlt और ऊपर -2 हो जाता है। उसके बाद देखिए r है जो लेंथ है, तो ये l का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2m है, यानी कि m × m हो जाएगा, m × m। अब इसको आप आसानी से देखिए एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए l 1 है और l यहाँ पर 2 है, तो l 3 हो जाएगा। अब t कितना हो जाएगा, तो ये t आपका इन्वर्स दिया गया है और m जो है एक नीचे बचा है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ठीक है, ये वो जो है इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न में दिया गया है और पूछा गया है कि ये क्या है, तो सीधी सी बात है ये बेंजीन है। क्या है फ्रेंड्स, बेंजीन है। बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होता है, 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 पाई बॉन्ड होता है, 3 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखिए 3 पाई बॉन्ड कहाँ पर है, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है और एक पाई बॉन्ड यहाँ है। बाकी देखिए एक यहाँ पर बॉन्ड बचा है वो सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सिग्मा और 3 पाई, तो ये बेंजीन है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए बेंजीन दिया गया है। उसके बाद देखिए श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, तो श्वसन जो है यह कैसी प्रक्रिया है, तो फ्रेंड्स यह जो प्रक्रिया है यह अपचयी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस त्रासदी का असर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के प्रयोग से काफी कम रहा, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी इसमें से हो जाएगा। ध्यान रखेंगे उत्तराखंड त्रासदी केदारनाथ का जो है 2014 ये वर्ष दिया गया है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक उत्पन्न करने वाला देश, तो ये भारत है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कह रहा है कि ए और बी के जो है त्रिज्याओं केंद्र वाले, इसका मैं सीधे आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 120 डिग्री हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है उसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर mg/लीटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये कितना होता है, तो ये 4 से 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर सीधे आपको बता देता हूँ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12:5। टेलीग्राम पर मैं निश्चित रूप से मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 11.1%। मृदा की लवणता मापी जाती है, तो देखिए मृदा की लवणता मापा जाता है चालकता मापी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं, तो इसमें से जो विषम दिया गया है वो कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बॉल्सन हो जाएगा। देखिए डेल्टा, चाप झील और विसर्पण ये जो है फ्रेंड्स इनका संबंध मैदानी भागों से है, जबकि ये जो बाल्सन जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है, तो ये डिफरेंट है। उसके बाद देखिए पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है, तो पाल घाट जो दर्रा है यह किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को। तो यहाँ पर देखिए केरल और तमिलनाडु ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो फ्रेंड्स कटक में है, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन PMRC ने वर्ष 2024 तक पटना मेट्रो रेल परियोजना को इको फ्रेंडली तरीके से तैयार करने हेतु निम्न में से किससे समझौता किया है, तो ये समझौता किससे किया है, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC से किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली मेट्रो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक जाने वाले पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन जो है 2019 में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली थे, इन्होंने संयुक्त रूप से किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए और बी हो जाएगा, KP शर्मा ओली और नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखिए बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण निम्न में से किसके नाम पर किया गया है, तो फ्रेंड्स ये विद्यापति जी के नाम पर किया गया है।
मैथिली कवि विद्यापति के नाम पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए देश के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? तो फ्रेंड्स देश के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? तो ये किया गया है आपका 130 जिलों को, ठीक है, 130 जिलों को चिन्हित किया गया है। गेहूं के लिए 138 जिलों को चिन्हित किया गया है और दाल के लिए 150 जिलों को चिन्हित किया गया है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत जो है यह किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे भारत चौथा स्थान पर है। सौर ऊर्जा में वैश्विक उत्पादन की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर है। चलिए, और नवीकरणीय ऊर्जा के संस्थापित क्षमता में भारत का स्थान 5वां है। उसके बाद देखिए, सौर ऊर्जा से पूर्णतः परिचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन, तो फ्रेंड्स यह रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये गुवाहाटी है, ठीक है, गुवाहाटी हो जाएगा, आसाम में है। सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन डालमेशियन तट का उदाहरण है? तो डालमेशियन तट का उदाहरण जो हो जाएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया जो है यह डालमेशियन तट का उदाहरण है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्रशांत महासागर का शीर्ष है? तो इसमें से प्रशांत महासागर का शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, और उसका आधार अगर पूछेगा, ये तो शीर्ष हो गया, आधार अगर पूछेगा तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिखेगा कि डेटम रेखा से मापी जाती है, तो डेटम रेखा से क्या मापा जाता है? डेटम रेखा यानी कि डेटम लाइन से समुद्र तल की काल्पनिक क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई एवं गहराई मापी जाती है। तो ऊंचाई और गहराई यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए कौन सा कथन इसमें से सत्य है, ये पूछा गया है, इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो सभी को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके, और नीचे देखिए राइट आंसर चुन करके बताना है। तो इसमें से सभी के सभी सत्य दिए गए हैं, ठीक है, सभी के सभी जो है तीनों सत्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3। निम्न में से किसे पश्चिमी यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना जो है ये समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक योजना का उल्लेख करती है। तो ये समवर्ती सूची ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, आपको पता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा विशेष प्रावधान करता है? 2006। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि महिलाओं का 50% आरक्षण, उसके बाद अगर बात करें तो अत्यंत पिछड़ों का 20% आरक्षण और ग्राम कचहरी का पुनर्जीवन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 81 नंबर की, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो विकल्प के अनुसार से विद्युत की मांग लोचदार है, जबकि औषधि, चावल और दिया सलाई की टिबिया का मांग बेलोचदार है, ठीक है। तो ये यहाँ पर औषधि हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो कर का भुगतान जो है सबसे ज़्यादा होता है औद्योगिक क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कर का भुगतान होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से, 5 करोड़ की, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, 1949 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का जिला जहां विकसित हो रही एनटीपीसी की परियोजना की पहली इकाई राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है, वह जिला बिहार का औरंगाबाद जिला है, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, तो ये आपका औरंगाबाद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, ये प्रश्न अधूरा रह गया है, यहाँ पर सूची 2 में कुछ दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा अधूरा रह गया है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए हरियर क्षेत्र का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो सोनपुर में लगता है। उसके बाद देखिए जानकी नवमी मेला जो है सोनपुर में, ये लगता है हरियर क्षेत्र का। जानकी नवमी मेला जो है ये लगता है सीतामढ़ी में, ठीक है, सीतामढ़ी में लगता है। और यहाँ पर देखिएगा कि छठ मेला, तो ये जो छठ मेला है फ्रेंड्स ये कहाँ पर लगता है?
तो फ्रेंड्स ये औरंगाबाद में लगता है। और मलमास मेला जो है, मलमास मेला यह राजगीर में आयोजित होता है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे इसको। उसके बाद देखिएगा कि ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी, तो आलम आरा थी। आपको पता है कि आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है, तो फ्रेंड्स इसके चित्रकार कौन है, तो अवनींद्र नाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है, तो मधुबनी पेंटिंग बिहार में प्रचलित है, मिथिला क्षेत्र में। उसके बाद देखिए बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा राइट आंसर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के लेखक, तो ये कार्ल मार्क्स हैं। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध खिलाड़ी इवांडर होलीफील्ड किस खेल से संबंधित है, तो इवांडर होलीफील्ड जो है फ्रेंड्स यह बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, और इनको जो है द रियल डील के नाम से पुकारा जाता है, रियल डील के नाम से, याद रखेंगे, रियल डील के नाम से। तो ये आपका बॉक्सिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 93 नंबर, ये कह रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए 9 और 1 जोड़ मतलब 1 जोड़ा गया है, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपको जोड़ा गया है कितना, तो यहाँ पर 3 जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए अब यहाँ 3 तिहाई 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 तिरका 27, तो 27 और 22 49 होगा। 27 और उसके बाद अब 81 जोड़ा जाएगा, 27 तिरका 81, सब में 3 से मल्टीप्लाई करते गया है। तो 27 तिरका 81, यानी कि 81 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 और 49 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स 130 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, मैं PDF आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ। ठीक है, 100 तक में ये मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। टेलीग्राम जो हमारा सक्सेस केंद्रा के ही नाम से है। ठीक है, सक्सेस केंद्रा के ही नाम से है। 23,000 वहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, वहीं पर आपको जुड़ना है, 23 के सब्सक्राइबर हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।